साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने जाना कि संस्था का पंजीकरण कराने के पश्चात हमको अनिवार्य दस्तावेज जो संस्था के बायलॉज या ट्रस्ट डीड में लिखित होते हैं उन दस्तावेजों को तैयार करना, वो दस्तावेज गवर्नेंस का पार्ट होता है, यानी कि अभिशासन का पार्ट होता है और उसको तैयार करना अनिवार्य होता है। वो आंतरिक दस्तावेज भी कह सकते हैं और अभिशासन के दस्तावेज कहलाते हैं। उसको तो तैयार करना ही करना है। आज हम जानेंगे कि अभिशासन के अतिरिक्त भी हमें और कई प्रकार के रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं और कई प्रकार के अन्य और दस्तावेज कराने पड़ते हैं। तो जो बाह्य दस्तावेज हमको बोलते हैं, इनको हम बाह्य दस्तावेज के रूप में जानते हैं। आंतरिक दस्तावेज गवर्नेंस का पार्ट होता है और ये बाह्य दस्तावेज जो अन्य जगह से भी हमको अन्य जगह से पंजीकरण कराने पड़ते हैं या बनवाने पड़ते हैं। तो बाह्य दस्तावेज में भी दो प्रकार के दस्तावेज होते हैं। दो प्रकार के दस्तावेज का मतलब है कि उनमें से भी कुछ ऐसे दस्तावेज हैं या कुछ ऐसे पंजीकरण हैं जिनको करवाना अनिवार्य ही होता है, बिना इसके संस्था की कोई भी गतिविधियां संचालित होना संभव नहीं है या वैध नहीं है। तो आज हम लोग जानेंगे कि अनिवार्य जो बाह्य दस्तावेज है उनमें से बाह्य दस्तावेज में से कौन से ऐसे दस्तावेज हैं या कौन से ऐसे पंजीकरण हैं जो संस्था की वैधता को प्रमाणित करता है, और जानेंगे कि कौन से ऐसे बाह्य दस्तावेज और हैं जो अन्य दस्तावेज के रूप में जाने होते हैं जिनकी अनिवार्यता नहीं होती, हमें उन्हें आवश्यकता अनुसार उनको रजिस्टर्ड करने की जरूरत है। नंबर एक, तो बाह्य दस्तावेज के बारे में आज हम जानेंगे कि संस्था पंजीकरण कराने के पश्चात बाह्य दस्तावेज कौन कौन से होंगे जो अनिवार्य होंगे और कौन कौन से होंगे जो आवश्यकता अनुसार होंगे। तो अभी हम जानेंगे कि अनिवार्य दस्तावेज क्या होते हैं। तो जैसे ही हम संस्था का पंजीकरण कराते हैं तो संस्था अभिशासन के दस्तावेज तैयार करें। इसका बाह्य दस्तावेज के रूप में नंबर एक आता है कि सबसे पहले संस्था का पैन कार्ड पंजीकरण कराएं। संस्था का पैन कार्ड आयकर विभाग से पंजीकरण कराया जाता है। उसके लिए भी आप ऑनलाइन करिए, ऑनलाइन आवेदन करिए। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात उसकी कुछ शुल्क होती है, नॉर्मली शुल्क होती है, नॉर्मली शुल्क पे करिए और इसके पश्चात 10 से 15 दिन में उस संस्था का पैन कार्ड आ जाता है। तो नंबर एक में आप संस्था को सबसे पहले पैन कार्ड पंजीकरण कराना पड़ेगा। तत्पश्चात पैन कार्ड आने के पश्चात संस्था के संचालन हेतु जो आय का रखरखाव करना होता है, तो आय रकम का या धनराशि का या इनकम का रखरखाव करने के लिए हमें किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक संयुक्त खाता खोलना होगा। संयुक्त खाता बैंक खाता एक खोलकर उसे में संस्था की पूरी आय को रखरखाव करके निकासी और जमा करके सही तरीके से चलाना होगा। ये भी एक अनिवार्य दस्तावेज के रूप में होता है। नंबर तीसरा है जो गवर्नमेंट या कोई भी फंडिंग एजेंसी या कोई भी विभाग मानती है कि अगर वह पंजीकरण नहीं है तो आपकी संस्था नहीं है। वह कौन सा पंजीकरण है जिसकी बहुत ही अनिवार्यता हो गई है आज की तारीख में। तो एक संस्था को पैन कार्ड बनवाने के पश्चात, बैंक खाता खोलने के पश्चात अब नीति आयोग यानी प्लानिंग कमीशन, केंद्र सरकार का एक विभाग है प्लानिंग कमीशन, उस प्लानिंग कमीशन में भी संस्था को पंजीकरण कराना बहुत ही अनिवार्य है। यदि कोई संस्था प्लानिंग कमीशन यानी नीति आयोग में संस्था का पंजीकरण नहीं कराता है तो वह संस्था सरकार की नज़र में संस्था नहीं है। कहीं पर भी आने वाले समय में कहीं पर भी किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना है, कहीं अन्य और जगह रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, तो उस दौरान उस आवेदन फॉर्म में सबसे पहले नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन का रजिस्ट्रेशन का नंबर मांगता है। अर्थात अगर ये नंबर नहीं है तो ना तो आपकी संस्था मानी जाएगी और ना ही इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज पंजीकरण करा सकते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण पंजीकरण अब बन गया है नीति आयोग का पंजीकरण। तो ये अनिवार्य दस्तावेज के रूप में है। इसके पश्चात अब ये संस्था अब आपका नीति आयोग का पंजीकरण कराने के पश्चात जब आपका प्रमाण पत्र मिल जाता है तो नीति आयोग का भी पंजीकरण हम ऑनलाइन ही कर सकते हैं और ऑनलाइन करने के पश्चात ऑनलाइन ही उसका प्रमाण पत्र आ जाता है। नीति आयोग का पंजीकरण होने के पश्चात आप ये समझ सकते हैं कि अब आपकी संस्था काम करने के लिए वैध हो गई है और सरकारी काम करने के लिए, सरकारी प्रोजेक्ट करने के लिए पूरी वैधता आ चुकी है। अब कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो आवश्यकता अनुसार रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़ती है। जैसे यदि आपके संस्था में
आय कर की निश्चित अवधि से, निश्चित राशि से, आय कर की निश्चित राशि से अधिक राशि आपके संस्था के खाते में होती है तो आप आयकर भुगतान के दायरे पे आएंगे और संस्था को, आयकर विभाग को आयकर भुगतान करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से हम संस्था की आय में आयकर ना देना पड़े, आयकर ना लगे, उसके लिए आपको आयकर के 12A सेक्शन यानी आयकर अधिनियम के 12A सेक्शन में संस्था का पंजीकरण कराना होगा। अगर 12A सेक्शन में संस्था का पंजीकरण नहीं है तो आपकी संस्था को कुल आय का आयकर भुगतान करना होगा। तो आयकर भुगतान से बचना है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हमको संस्था का 12A पंजीकरण कराना अनिवार्य है। दूसरी बात, अब बहुत सारे ऐसे इनकम टैक्स पेई गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, यानी सरकारी नौकरी करने वाले ऐसे लोग होते हैं या कोई ऐसे व्यापारी होते हैं जिनको आयकर भरना पड़ता है और आयकर की छूट चाहता है। तो अगर हम उसे अपनी संस्था के माध्यम से आयकर में छूट देना चाहते हैं तो आपको अपनी संस्था का आयकर विभाग में सेक्शन 80G में पंजीकरण कराना पड़ेगा। 80G पंजीकरण कराने से फायदा ये होता है कि जो व्यक्ति, जो आयकर दाता व्यक्ति है और संस्था को डोनेट करता है तो उस डोनेशन के बिहाफ में उस आयकर दाता को आयकर विभाग से कुछ प्रतिशत आय में छूट मिल जाती है। तो आय में छूट पाने के लिए आयकर दाता आपके संस्था को डोनेशन देता है। डोनेशन के बदले आपकी संस्था 80G की रसीद काट के देता है, जिसके बिहाफ में आयकर दाता को आयकर में रिलैक्स मिल जाता है। तो यदि आप इस तरह का कुछ काम करना चाहते हैं तो आपकी संस्था को 80G का पंजीकरण होना बहुत ही जरूरी है। अगला नंबर, यदि आपकी संस्था किसी प्राइवेट कंपनी या CSR का प्रोजेक्ट करना चाहती है तो उसके लिए आपके संस्था में CSR 1 का पंजीकरण होना बहुत ही जरूरी है। अतः अगर आप CSR का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी संस्था का CSR में पंजीकरण कराना जरूरी होगा। वो भी ऑनलाइन सिस्टम हो जाता है, उसके कुछ फीस होती है। फीस पे करने के बाद ऑनलाइन ही वो आपका प्रमाण पत्र बन जाता है, जिसे हम CSR 1 प्रमाण पत्र के रूप में जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि आपकी संस्था विदेशी अनुदान में फंड लेना चाहती है, विदेशों से फंड लेना चाहती है, तो आपकी संस्था को FCRA एक्ट, भारत देश के FCRA एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वहाँ से प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। जब आपकी संस्था FCRA एक्ट में पंजीकृत हो जाएगी, अर्थात आपकी संस्था विदेशी अनुदान पाने की वैधता प्राप्त हो चुकी होगी आपकी संस्था को। तो निश्चित रूप से अगर विदेशी अनुदान या विदेशी प्रोजेक्ट आपको लेना है या लेना चाहते हैं तो आपकी संस्था को FCRA एक्ट में पंजीकरण होना जरूरी होता है। तो ये ऐसे कुछ दस्तावेज होते हैं जो आपकी आवश्यकता अनुसार डिपेंड करते हैं। यदि आप विदेशी अनुदान नहीं लेना चाहते हैं तो आपको FCRA एक्ट की जरूरत नहीं है। यदि आप CSR प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपको CSR की आवश्यकता नहीं है। यदि आप किसी इनकम टैक्स पेई का जो है इनकम टैक्स रिलैक्सेशन नहीं कराना चाहते हैं या इनकम टैक्स पेई से आप पेमेंट नहीं लेना चाहते तो आपको 80G की जरूरत नहीं है। लेकिन आयकर से बचना है तो आपको 12A की जरूरत है। तो आने वाले समय में जब आपका फंड फ्लो होता है संस्था का तो निश्चित रूप से आपको 12A कराना जरूरी हो जाता है। इस प्रकार से देखते हैं कि कुछ ऐसी बाह्य दस्तावेज होते हैं जिनका कराना अनिवार्य ही होता है, कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं जो हम आवश्यकता अनुसार कराते हैं। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हम ये जानते हैं, आज के वीडियो में हमने ये सीखा कि संस्था के पंजीकरण कराने के पश्चात वह दस्तावेज कौन कौन से होते हैं और उनको क्यों जरूरी होता है रजिस्ट्रेशन कराना, और कब कैसे क्यों कराते हैं, कब कराते हैं, कहाँ से कराते हैं और किस लिए कराते हैं, आगे लोग ये जाना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।